नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, स्पोर्ट ट्रेनिंग से फिजिकल एजुकेशन में पार्ट 8 लेकर मैं आया हूं आप लोगों के समक्ष। तो साथियों, पार्ट ए के तहत हम लोग 20 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं अपने चैनल पर जो है 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो साथियों, यदि आप नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियो का रिवीजन आप कर सकते हैं। और साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परिक्रमा व्यायाम नहीं है? तो इसमें टांगों के लिए परिक्रमा व्यायाम नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो ए ऑप्शन है स्क्वाट जंप, और बी ऑप्शन है स्ट्राइट जंप, और सी ऑप्शन है पुल अप्स, और डी ऑप्शन है स्टेप अप्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाता है, पुल अप्स। तो ये जो है टांगों का परिक्रमा व्यायाम नहीं है, पुल अप्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साथियों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्क्वाट जंप स्ट्राइट जंप तथा स्टेप अप्स पैर से संबंधित व्यायाम है, जबकि पुल अप्स हाथों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा भुजाओं की सहनशीलता मापन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेलों में संवेदनों में के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है। तो खेलों में संवेदनों के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका, तो ए ऑप्शन दिया है दमन, और बी ऑप्शन दिया है अनुप्रेषण, और सी है निषेध, और डी है उदात्तीकरण। तो इसमें साथियों, इसमें राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण साथियों क्या है? खेलों में संवेदनों के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका उदात्तीकरण है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईजीबी व्यायाम इसके विकास में सहायक है, यानी वाईजीबी व्यायाम किसके विकास में सहायक है, ये चीज पूछ रहा है साथियों। तो इसमें जो है ए ऑप्शन है गति, बी है बल, सी है फुर्ती, और डी है तितिक्षा। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी, तितिक्षा जो है वाईजीबी व्यायाम इसके विकास के लिए सहायक है, तितिक्षा के विकास के लिए सहायक है। तो इसकी व्याख्या है साथियों, इसकी व्याख्या है एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ है, और एरोबिक कार्य के दौरान शरीर का उतना कार्य करता है जितना शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एरोबिक सहनशीलता का विकास लगातार दौड़ने जिससे ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का अत्यधिक लंबा चक्र है, यानी कि सबसे लंबा चक्र प्रशिक्षण का कौन सा चक्र है? तो ए है बृहद चक्र, और बी है सूक्ष्म चक्र, और सी है मध्य चक्र, और डी है साप्ताहिक चक्र। तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए, बृहद चक्र जो है सबसे लंबा प्रशिक्षण का चक्र है। तो इसका राइट आंसर ए है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसकी साथियों व्याख्या है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे लंबा चक्र बृहद चक्र होता है, जिसकी अवधि 3 से 12 माह होती है, जबकि 2 अन्य चक्र, तो 2 अन्य चक्र साप्ताहिक चक्र और सूक्ष्म चक्र। तो इसमें जो है इसकी अवधि क्या होती है? साप्ताहिक चक्र की होती है 3 से 6 सप्ताह, तथा सूक्ष्म चक्र की अवधि होती है 3 से 10 दिन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है, यानी डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में क्या अर्थ है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन दे रहा है दौड़ाक, बी ऑप्शन है विजेता, और सी है चक्का फेंकने वाला, और डी है जेवलिंग
फेंकने वाला यानी भाला फेंकने वाला। तो इसमें साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाता है, चक्का फेंकने वाला। तो इसमें जो है चक्का फेंकने वाला ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। तो इसकी व्याख्या क्या है, डेकोबोलस। साथियों इसमें जो है डेकोबोलस है। डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध एथलेटिक्स स्टैच्यू का ग्रीक में अर्थ चक्का फेंकने वाले से है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, पहला कायांतर इस उम्र के अवधि में होता है। तो पहला कायांतर किस अवधि की में जो है किस उम्र के अवधि में होता है? तो ए ऑप्शन है 7 से 10 वर्ष, और बी ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष, और सी ऑप्शन है 11 से 14 वर्ष, और डी ऑप्शन है 2 से 4 वर्ष। तो इसमें साथियों ए ऑप्शन हो जाता है सही, 7 से 10 वर्ष। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। पहला कायांतर 7 से 10 वर्ष की अवधि में होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है? यानी जो है इसमें कौन सी क्रिया है जो सबसे ज़्यादा कैलोरी को जलाती है? साइकिलिंग, स्क्वाश, दौड़ना और तैराकी। तो इसमें जो है साथियों इसमें जो है सी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी जलाने वाली, दौड़ना जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी जलाती है, 10 मील्स प्रति आवर्स। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, एक कैलोरी वह ऊर्जा है, यानी कैलोरी के बारे में कुछ व्याख्या है। एक कैलोरी वह ऊर्जा है जो 1 लीटर जल का ताप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। 10 मील प्रति घंटा 16.03 किलोग्राम प्रति घंटा दौड़ने से अत्यधिक कैलोरी जलेगी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें डिस्कस थ्रो की क्रम को बेहतरीन ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। यानी जो डिस्कस थ्रो करते हैं तो उसमें जो है जो पोजीशन हमारा है तो उसके बारे में दिया है। तो इसमें जो है रोटेशन 1 में दिया है, और 2 में दिया है रिलीज एक्शन, और 3 में दिया है रिलीज स्टंस, और 4 में दिया है प्रीलिमिनरी स्विंग। तो इसको जो है हमें ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, बी में दिया है 4 3 2 1, और सी में दिया है 4 1 3 2, और डी में दिया है 4 3 1 2। तो हमारी जो स्किल है डिस्कस थ्रो करने की, तो उसको सही जो है रोटेशन में हमें रखना है, सही क्रम में रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं साथियों, वो चीज़ हमारा 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है पोजीशन वो 2 नंबर में आ जाएगा, तीसरा पोजीशन 3 नंबर में आ जाएगा। तो साथियों इसको हमें क्रम में लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी स्विंग करते हैं, ठीक है। तो यानी चौथा ऑप्शन जो है 1 नंबर में आ जाएगा हमारा। तो चौथा ऑप्शन हमारा पहला पोजीशन चौथा होता है। उसके बाद साथियों उसके बाद रोटेशन आता है, तो 4 के बाद 1 आ जाएगा, और उसके बाद जो है रोटेशन के बाद साथियों हमारा आ जाता है रिलीज स्टंस, और उसके बाद रिलीज एक्शन। तो यानी 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 जो है सही क्रम में हमने लगा दिया। तो 4 और 1 और उसके बाद 3 2, तो ये हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसलिए राइट आंसर इसका जो है सी में हो जाएगा। 4 मतलब प्रीलिमिनरी स्विंग करते हैं पहले, उसके बाद जो है रोटेशन करते हैं, उसके बाद जो है रिलीज स्टांस, और उसके बाद रिलीज एक्शन। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या है, सही क्रम इस प्रकार है, प्रीलिमिनरी स्विंग, उसके बाद रोटेशन, रिलीज स्टांस, उसके बाद जो है रिलीज एक्शन। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक बेंच से फर्श पर कूदना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना
में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है इसेंट्रिक, बी है गति भार, स्पीड लोडिंग, और सी ऑप्शन है कैंस्ट्रिक, और डी ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक। तो इसका साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्लायोमेट्रिक, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही है, प्लायोमेट्रिक। तो इसकी व्याख्या है प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के द्वारा ताकत व विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का प्लायोमेट्रिक नाम दिया गया है। तो साथियों यदि ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का जो है नाम प्लायोमेट्रिक है। उछलना, वाउंडिंग तथा हाफिंग व्यायामों के प्रयोग से एथलीट अपना प्रदर्शन बढ़ाते हैं। एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना, यह तेज इसेंट्रिक सिकुड़न के द्वारा शक्तिशाली मांसपेशी खिंचाव पैदा कर प्लायोमेट्रिक भार प्रशिक्षण दर्शाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था? तो इसमें जो है ए है प्रेरणा, और बी है फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल कारक, और सी है सामाजिक चर, और डी है ट्रेन एबिलिटी। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक चर, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है हमारा राइट है, सामाजिक चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार न हो तो इतना कम और न ही इतना ज्यादा हो तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं साथियों? सब मैक्सिमम लोड, क्रैस्ट लोड, ऑप्टिमल लोड, सामान्य भार, नॉर्मल लोड। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमल लोड, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, ऑप्टिमल लोड। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि होती है। साथियों ये क्वेश्चन बार बार आया है, मैंने पिछले कई वीडियो में इसको जो है बताया हूं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, खेल प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की अवधि जो हो 12 मास होती है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 12 मास यानी 12 महीने, 1 साल। इस माइक्रो चक्र योजना को ट्रेनिंग की योजना भी कहते हैं। माइक्रो चक्र योजना अवधिकालीनता के सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये योजनाएं 1 वर्ष या 12 माह की अवधि के लिए ट्रेनिंग के प्रभावी उपयोग एवं प्रतिपादन के लिए तैयार की जाती है। उसके बाद साथियों हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं? तो इसका होता है ए ऑप्शन है सुपर कंपनसेशन, थर्मे रेगुलेशन, एक्लीमेटाइजेशन और थकान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है एक्लीमेटाइजेशन, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है सही है और ये राइट है। और साथियों इसकी व्याख्या है ऊंचे स्थलों पर ट्रेनिंग या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को जलवायु अनुकूलन एक्लीमेटाइजेशन में के
समय की आवश्यकता होती है। यह समय अवधि सभी खिलाड़ियों या व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं हो सकती है। इस ऊंचाई पर ट्रेनिंग के पश्चात समुद्र तल पर शारीरिक क्रियाओं को करने में जलवायु अनुकूलन का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है। तो किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है। तो ए ऑप्शन है इसेंट्रिक खिंचाव, बी है मांसपेशीय बल, सी है आइसोकाइनेटिक और डी है कंसेंट्रिक खिंचाव। तो इसमें साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाता है हमारा कंसेंट्रिक खिंचाव, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट है। तो डी ऑप्शन पे हम राइट मानेंगे इसको। तो इसमें दिया है सममितीय संकुचन, सममितीय संकुचन कंसेंट्रिक खिंचाव के अंतर्गत पेशीय सिकुड़न तमाम गतिशीलता के एक ही स्थिर रहती है। पर यह सच नहीं है, क्योंकि मांसपेशियों का संकुचन जनित तनाव एक सा होता है, क्योंकि यह संकुचन भी 3 घटकों पर निर्भर है। मांसपेशीय तंतु की लंबाई, मांसपेशी खिंचाव का कोण, मांसपेशी संकुचन का वेग। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर कार्य करती है। लगातार विधि, विकल्प पेश विधि, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि, आंतरिक प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा डी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 75% से 100%, बी ऑप्शन है 40% से 70% और सी ऑप्शन है 50% से 75% और डी ऑप्शन है 70% से 90%। तो इसमें साथियों गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए। तो इसमें साथियों 75% से 100% होना चाहिए, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए में ही 75% से 100% है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेंटर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है। तो इसमें ए ऑप्शन है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बी ऑप्शन है पैसिव स्ट्रेचिंग और सी ऑप्शन है प्रेप्रिएस्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और डी ऑप्शन है एक्टिव स्ट्रेचिंग। तो इसका साथियों तीसरा ऑप्शन सही है, प्रेप्रिएस्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या है साथियों, इसे PNF तकनीक भी कहा जाता है। PNF तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक या विधि का प्रयोग उच्च श्रेणी के गतिशील खिलाड़ियों द्वारा
लचक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है तथा मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में भी सहायता करती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, सामान्यतः 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन स्पेयरिंग, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजन लोडिंग और सी ऑप्शन है ग्लाइकोजिनेसिस और डी ऑप्शन है ग्लाइसियन। तो इसमें साथियों राइट आंसर बी हो जाएगा ग्लाइकोजन लोडिंग। तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। साथियों इसकी व्याख्या है, इसको हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या ग्लाइकोजन लोडिंग का उपयोग सर्वप्रथम सन 1967 में सहनशीलता वाले खिलाड़ियों द्वारा किया गया था। खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से थकान की अवधि को बढ़ाया जाता है। उदाहरण, मैराथन धावक यदि 1 किलोमीटर प्रति 6 मिनट की दर से दौड़ता है तो वह लगभग 20 किलोमीटर बाद थक जाता है तथा 26 किलोमीटर लगातार दौड़ने के लिए 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन तथा कार्बोहाइड्रेट आहार इसी दर से उपलब्ध कराता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस बढ़ जाता है जो कि जाना जाता है। तो ये साथियों ए ऑप्शन है हाइपरप्लेसिया, बी ऑप्शन है पेशी अल्ट्रोफी और सी ऑप्शन है आइस्टिक ओपोरोसिस और डी है पेशी हाइपरट्रॉफी। तो इसमें साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा पेशी हाइपरट्रॉफी, यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसकी व्याख्या है साथियों, खिलाड़ियों द्वारा लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों के पेशीय मांस बढ़ जाता है जिसे हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। हाइपरट्रॉफी में शक्ति ज़्यादा होती है तथा लचीलापन कम होता है तथा ऊर्जा का संचार तेज होता है, जैसे डंबल व्यायाम करते समय बाइसेप्स का सिकुड़ना या एक स्थान पर इकट्ठा होना। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन है एलडीएल की मात्रा को कम करता है, बी ऑप्शन है एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, सी ऑप्शन है एचडीएल की मात्रा को कम करता है और डी ऑप्शन है एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है तथा एलडीएल की मात्रा को कम करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है तथा एलडीएल की मात्रा को कम करता है। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो साथियों इसकी व्याख्या है एचडीएल हाई डेंसिटी लियोप्रोटीन जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जबकि एलडीएल जो डेंसिटी लियोप्रोटीन यह ठीक कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एचडीएल को बढ़ाता है तथा एलडीएल की मात्रा को कम करता है। तो साथियों ये हम
खेल प्रशिक्षण से कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने आप लोगों के समक्ष जो है रिवीजन करवाया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, मैं जो है लगातार आपके सहायता के लिए जो है लगातार जो है मैं क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूं। फिजिकल एजुकेशन जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।